Good morning, बच्चों. As per your suggestions from today, we are discussing the topics with the help of a slide presentation. And at the weekend also, we will have a Zoom class by which you can clear your doubts also. So in the today's class, we will move on to the next topic, that is sectoral contribution. अब ये सेक्टोरल वर्ड कहाँ से आया है बच्चों? डिफरेंट सेक्टर्स से आया है, और सेक्टर्स वही हमारे तीन होते हैं, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. तो इन तीनों देशों के लिए, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के लिए, अगर हम इन तीनों सेक्टर्स के कंट्रीब्यूशन को कंपैरिजन करें तो हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि इन ऑल द थ्री नेशंस इकोनॉमी, द इंडस्ट्री and the service sectors have less proportion of workforce, but they contribute more in terms of output. अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का सीधा सा मीनिंग ये है बच्चों कि प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर, इन तीनों ही देशों में डिपेंडेंसी ज़्यादा है, यानी कि मोर पीपल हैव ए डिपेंडेंसी अपॉन एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर. बट द रिजल्टेंट आउटपुट, यानी कि जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो कम होने की वजह से एग्रीकल्चर का जीडीपी में, यानी कि आउटपुट में जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है. जबकि दूसरी तरफ जब हम इंडस्ट्री, यानी कि सेकेंडरी, और सर्विस, यानी कि टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं, तो इन सेक्टर्स में लेस नंबर ऑफ वर्क फोर्स इन्वॉल्व है, यानी कि कम व्यक्ति इन सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं काम करने के लिए. लेकिन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से इन दोनों सेक्टर्स का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एक्सीड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर के कंपैरिजन में. ये मतलब हुआ बेटा इस लाइन का. अब अगर आप बुक में देखेंगे, और जिस स्लाइड से मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ वहाँ पर एक टेबल भी बनी हुई है, सेक्टोरल शेयर ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट. तो उसके दो कॉलम्स है बेटा. पहला कॉलम है कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी और दूसरा कॉलम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स का. तो सबसे पहले आप एग्रीकल्चर के लिए इंडिया की ही बात कर लीजिए. जैसे इंडिया के कॉलम में अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है 60, है ना, यानी कि 60% of the workforce depends upon agriculture या have a dependency on agriculture. लेकिन वहीं आप contribution to GDP के नंबर को देखिए. contribution केवल कितना आ रहा है? 23 नंबर में आ रहा है GDP में, यानी कि डिपेंडेंसी ज़्यादा है लेकिन contribution कम है. चाइना की अगर बात की जाए, डिपेंडेंसी 54, contribution 15. पाकिस्तान की बात की जाए, डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट 50 लेकिन कंट्रीब्यूशन केवल 23%. वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंडस्ट्री और सर्विस पर जाते हैं तो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में जितना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स है, यानी कि इन सेक्टर्स में जितनी डिपेंडेंसी है, जैसे 16, 27 और 18 इंडस्ट्री सेक्टर में डिपेंडेंसी है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की. वहीं सर्विस की अगर बात की जाए तो 24, 19 और 33 डिपेंडेंसी है सर्विस में. लेकिन कंट्रीब्यूशन इन नंबर से ज़्यादा दिख रहा है लेफ़्ट हैंड साइड के कॉलम में, यानी कि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाले कॉलम में अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें, 26, 53, 23, ये नंबर एक्सीड होने का मतलब क्या शो कर रहा है बेटा ये टेबल? कि इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर हैव लेस नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स बट दे हैव मोर कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी, जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमें ये इंडिकेट करता है कि वी हैव टू पुट मोर स्ट्रेस अपॉन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल एज वेल एज सर्विस सेक्टर. अब बच्चों हम इस टेबल को और डिटेल में डिस्कशन पर आते हैं. जैसे सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में, इन तीनों नेशंस को हम कंपेयर करें तो हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि 1980 तक 80% पॉपुलेशन जो चाइना की थी वो फार्मिंग पे डिपेंड करती थी,
लेकिन फिर भी जो उनका कंट्रीब्यूशन आता था जीडीपी में वो बहुत कम होता था, यानी कि मियरली 15%, 15% के आसपास होता था। इसलिए चाइना की गवर्नमेंट ने इस स्थिति को सुधारने के लिए, यानी कि हाउ टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को एनकरेज किया कि अगर आपके इतना काम करने के बावजूद भी अगर आउटपुट नहीं आ रहा है, देन यू हैव टू लीव योर फील्ड्स एंड डू सम अदर एक्टिविटीज़ लाइक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, है ना, जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, या दूसरी अपने उनको जीएलएफ कैंपेन में सिखाया गया था कि अपने बैकयार्ड में आप इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करें, है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करें। तो इस तरह से आप अपने अर्निंग को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं जहाँ पर, या ऐसे एवेन्यूज़ को स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पर प्रोडक्टिविटी आउटपुट या सोर्स ऑफ इनकम क्या हो, ज़्यादा हो, ताकि आपको भी बेनिफिट हो और नेशन को भी बेनिफिट हो। इंडिया की बात की जाए, इंडिया में मैक्सिमम वर्कफोर्स यानी कि ऑलमोस्ट 60% वर्कफोर्स है डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, कंट्रीब्यूशन वाज जस्ट 23%। पाकिस्तान में भी यही हालात हैं, लगभग 60% जनसंख्या एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। 60 तो इंडिया में है, ऑलमोस्ट 50% वहाँ पर डिपेंडेंसी है, लेकिन आउटपुट वही 23% है। तो ये बात थी बेटा एग्रीकल्चर की। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में चाइना हमेशा लीड करता है ना। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, अगर हम इसे नेशन वाइज कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन चाइना का है। ये मैं 2003 के फैक्ट्स बता रहा हूँ, मेरी बुक के अकॉर्डिंग आपको बच्चों। तो चाइना यहाँ पर लीड करता है 53% के साथ, जबकि इंडिया सेकंड नंबर पर 26% और पाकिस्तान 23%। यानी कि सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, अगर हम उसे नेशन वाइज कंपेयर करने जाएं तो 1 पर चाइना, सेकंड इंडिया, देन पाकिस्तान। अब प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स, यानी कि जितने भी काम जो लोग कर रहे हैं, है ना, जो एक्चुअली वर्किंग है, वर्कफोर्स का मीनिंग यही होता है दोज हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड, तो वो किस सेक्टर में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, किस रेशियो में इन्वॉल्व हैं, उसे प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स की अगर हम बात करें तो चाइना की इन जनरल चाइना में कैसे शिफ्ट होता है बेटा, मतलब अगर जनरली शिफ्टिंग होती है कि सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर होता है ना, एग्रीकल्चर से फिर हम सेकेंडरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जाते हैं, और फिर टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर पर शिफ्ट होता है। और चाइना ने भी इसी डेवलपमेंट पाथ को फॉलो किया है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में थोड़ा डिफरेंट ये ट्रेंड हमें देखने को मिला है। इंडिया और पाकिस्तान में जो शिफ्ट हुआ है वो प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली सर्विस सेक्टर पर जंप हुआ है, यानी कि बीच में जो सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसको इतना बूम या इतनी ग्रोथ नहीं मिल पाई जितना सर्विस सेक्टर को मिली, जबकि चाइना में वही जो एग्जैक्ट पाथ होना चाहिए डेवलपमेंट का वो हुआ है। इस वजह से the proportion of workforce engaged in manufacturing sector in India and Pakistan was just 16 and 18%, है ना, 16 या 18% है भारत और पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो वर्कफोर्स इन्वॉल्व है। वहीं दूसरी तरफ चाइना में क्योंकि एकदम करेक्ट पाथ को उन्होंने फॉलो किया है कि सबसे पहले प्राइमरी को डेवलप किया, देन सेकेंडरी को डेवलप किया, देन टर्शरी को डेवलप किया, इस वजह से वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो वर्कफोर्स इन्वॉल्व है उनका पॉपुलेशन का रेशियो है 27%, यानी कि लगभग 9-10% भारत और पाकिस्तान से ज़्यादा है। ये अब बात कंपैरिजन किया था बेटा हमने सेकेंडरी सेक्टर का। अब टर्शरी पर आते हैं। तो टर्शरी सेक्टर के लिए हम कह सकते हैं कि इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा प्लेयर बनकर सामने आया है, यानी कि ये वो सेक्टर है जिसने इन दोनों देशों में जीडीपी में तो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किया ही है, एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी अच्छा जनरेट किया है ना। जैसे सर्विस सेक्टर का जो अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया में इसका कंट्रीब्यूशन 51% रहा है सर्विस सेक्टर का जीडीपी में। वहीं पाकिस्तान नेशन में सर्विस सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 54% है, यानी कि पाकिस्तान लीड करता है इंडिया से इन कंटेक्स्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी रिगार्डिंग सर्विस सेक्टर। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो यहाँ पर चाइना थोड़ा बहुत डिक्लाइन करता है सर्विस सेक्टर के मामले में,
इसका सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में केवल 32% आता है। अब इसके वर्कफोर्स के प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं। बच्चों, हम बात कर रहे थे सर्विस सेक्टर में प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स की। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग ये कहा जा सकता है कि 80s के टाइम में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्विक शिफ्टिंग हुई वर्कफोर्स की टू सर्विस सेक्टर एज़ कम्पेयर टू इंडिया एंड चाइना, क्योंकि उस समय पर द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स एंगेज्ड इन सर्विस सेक्टर इन 1980 फॉर इंडिया was just 17% and in China it was just 12%, but in Pakistan was 27%, and it reached the level of 24%, 19% and 33% by 2000। यानी कि जैसे जैसे ईयर्स इंक्रीज़ होते गए वैसे वैसे प्रोपोर्शन ऑफ वर्क फोर्स इन सर्विस सेक्टर जो पाकिस्तान में था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता गया। तो अगर मैं कंक्लूजन वाइज बात करूं, ये जो मैंने टॉपिक पढ़ाया आपको सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें हम देखेंगे कि पिछले 20 सालों में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में, हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है जो वर्क फोर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है या इन्वॉल्व करता है तीनों देशों में, है ना, वो डिक्लाइन हुआ है ना, कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन हुआ है बच्चों, यहाँ ध्यान रखना, है ना। डिपेंडेंसी ऑन पॉपुलेशन डिक्लाइन तो कम हुआ है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि दो द एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर विच एम्प्लॉय ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क फोर्स, बट इट्स कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इन ऑल द थ्री नेशंस हैज़ डिक्लाइंड। ये पहला इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है। सेकंड, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की जाए तो क्योंकि चाइना ने बहुत ट्रेडिशनल शिफ्ट किया है, मतलब हर एक करेक्ट पाथ फॉलो किया, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी, इस वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिगार्डिंग केवल चाइना की जो ग्रोथ रेट है वही डबल डिजिट में ही आ रही है। डबल डिजिट मतलब 10 और अबाउट 10, जबकि इंडिया और पाकिस्तान ने शिफ्ट किया है एग्रीकल्चर से डायरेक्टली सर्विस सेक्टर पर। दैट्स वाई देयर ग्रोथ रेट इन दिस सेक्टर इज़ डिक्लाइन। और तीसरा कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर के रिगार्डिंग, है ना, सर्विस सेक्टर में पाकिस्तान ने लीड किया है इन दोनों के मुकाबले, लेकिन जो ऑल ओवर ग्रोथ अगर डिस्कस की जाए तो वहाँ पर चाइना ही लीड करता है, क्योंकि ग्रोथ मेनली कन्फाइंड होती है या समझाई जा सकती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो चाइना है वो इन दोनों नेशन से काफ़ी ज़्यादा लीड में यानी कि अहेड है। तो ये था बेटा इसका कंक्लूजन। चलिए बच्चों, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं अब और बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, यानी कि ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए वो ऐसे कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि रियली उस नेशन में डेवलपमेंट हुआ है। ऐसे इंडिकेटर्स को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स कहा जाता है। तो इस टॉपिक में मूव फर्दर करने के पहले, आगे बढ़ने के पहले हमें ये समझना होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। बच्चों, HDI इसको एब्रीवेशन में कहते हैं हम, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये एक तरह का इंडिकेटर है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट को समझाता है, और इस इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि जितनी हाई होगी इसकी वैल्यू, वो हाई लेवल ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंडिकेट करेगा उस पर्टिकुलर नेशन के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2003 ईयर को अगर हम पिक करें तो उस समय पर जो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के लिए HDI था वो था 0.6, 0.7 और 0.5, यानी कि इंडिया के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था 0.6, चाइना के लिए था 0.7 और पाकिस्तान के लिए था 0.5। इसी के अकॉर्डिंग ग्लोबली इन्हें रैंक्स दी जाती है, यानी कि इस इंडिकेटर के बेस पर ही या इस इंडेक्स के बेस पर ही हर नेशन को ग्लोबली रैंक मिलती है। तो अगर हम रैंक वाइज बात करें
तो जितने भी देश हैं वर्ल्ड में उसमें चाइना आता था 85 नंबर पर, और पाकिस्तान था 135 और इंडिया की रैंक थी 127। तो इस तरह से हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की मदद से किसी भी नेशन को रैंक दे सकते हैं। तो रैंक जितनी ज़्यादा होती जाएगी बेटा वो उतना ही डिग्रेड नेशन होता जाएगा, है ना। तो रैंक वाइज कम होना चाहिए, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें। अब एक एक करके हम यहाँ पर कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किन किन कंसेप्ट्स को स्टडी किया जाता है, यानी कि किस बेस पर ये इंडेक्स डिसाइड होता है और किस बेस पर ये रैंक्स अलॉट होती है। तो सबसे पहला आता है इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को हमने बच्चों पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, वापस से आपको सिखाता हूँ मैं ये। इट रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव, यानी कि व्यक्ति के कितने वर्ष तक ज़िंदा रहने की संभावना है या पॉसिबिलिटी है, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। और इसका फिगर जितना ज़्यादा होगा वो उस के लिए, उस नेशन के लिए उतना ही इंडेक्स अच्छा होता जाएगा। जैसे चाइना की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा है, अराउंड 71 ईयर्स, वहीं इंडिया में 63.3 है और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 63 है, मतलब लगभग बराबर ही है। सेकंड इंडिकेटर आता है बेटा इसमें IMR, यानी कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। IMR होता है नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि अगर मान लीजिए 1000 बच्चों का जन्म हुआ है ना, नवजात शिशुओं का जन्म हुआ है, तो 1 वर्ष के पहले यानी कि फर्स्ट बर्थडे कंप्लीट करने के पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, इसे कहा जाता है IMR। और ये इंडिकेटर जितना कम हो, है ना, वो इस बात को इंडिकेट करेगा कि उस नेशन में उतनी ही अच्छी हेल्थ और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं। यानी कि जहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होना अच्छा है ना, हायर द वैल्यू बेटर विल बी द सिचुएशन। वहीं IMR के लिए हम कह सकते हैं लोअर विल बी द IMR, बेटर विल बी द सिचुएशन। सबसे कम IMR है बेटा चाइना में 30 इसका नंबर है। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है 63 और पाकिस्तान में है 81, यानी कि चाइना का क्योंकि नंबर 30 है तो ये अच्छी हेल्थ और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को इंडिकेट करता है। अब नेक्स्ट पर आते हैं एडल्ट लिटरेसी रेट। एडल्ट लिटरेसी रेट का मतलब ये है कि टोटल एडल्ट पॉपुलेशन में से कितने एडल्ट्स लिटरेट हैं, उस रेशियो को एडल्ट लिटरेसी रेट कहा जाता है। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ लिटरेट एडल्ट पॉपुलेशन टू टोटल एडल्ट पॉपुलेशन। यहाँ पर भी चाइना लीड करता है इंडिया और पाकिस्तान से। चाइना में जहाँ पर 90% एडल्ट पॉपुलेशन लिटरेट है, वहीं इंडिया में ये जस्ट 61% है और पाकिस्तान में सबसे कम है 48%। अब लिटरेट का मतलब क्या होता है और एडल्ट का मतलब क्या होता है? लिटरेट का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी एक लैंग्वेज लिखना और थोड़ा बहुत पढ़ना और थोड़ा बहुत लिखना, यानी कि कॉमन सेंटेंसेस लिखना आता हो और पढ़ना आता हो, तो उसे हम लिटरेट कह सकते हैं। और एडल्ट का मतलब यहाँ पर यानी कि लिटरेसी के रिगार्डिंग हम मानते हैं दोज पीपल हु आर 15 और अबाव 15 ईयर्स ऑफ एज, उन्हें लिटरेसी के कंटेक्स्ट में एडल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट इंडिकेटर आता है बेटा इसमें पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ऐसे पर्सन्स के बारे में हम कह सकते हैं कि दोज हु डू नॉट हैव enough level of income as well as expenditure in order to meet minimum specified level of calorie, यानी कि उनके पास न तो उनकी इतनी इनकम है न वो इतना खर्चा करते हैं कि हमने जितना वो मिनिमम कैलोरी कंजप्शन पढ़ाया था बेटा, आपको याद हो तो मैंने पॉवर्टी वाले चैप्टर में, कि अगर अर्बन एरियाज़ में रहते हैं तो पर मंथ इतना कैलोरी कंजप्शन या पर डे इतना कैलोरी कंजप्शन होना चाहिए, या रूरल एरियाज़ में रहते हैं तो इतना होना चाहिए। तो हम बिलो पॉवर्टी लाइन तब कहेंगे उस पीपल को जब उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर इतना भी नहीं हो कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड को मीट ऑन कर रहा हो।
यहाँ पर अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग बात की जाए तो पाकिस्तान और चाइना में, पाकिस्तान में 13% पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन लाई करते हैं, वहीं चाइना में 16% पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन लाई करते हैं। और एक सरप्राइजिंगली फिगर है इंडिया के लिए कि इंडिया में ऑलमोस्ट 35% पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि ये एक नया बेंचमार्क है जहाँ पर पाकिस्तान इंडिया से लीड करता है। आपको मैंने इसके प्रीवियस क्लास में कहा था कि कुछ एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पर आपसे बात की जाती है कि वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तान इंडिया से लीड करता है। तो ये नेक्स्ट एरिया मैंने आपको बताया, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। अब अगले टॉपिक पर आते हैं, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, यानी कि बच्चों को जन्म देते समय कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, उसे MMR यानी कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कहा जाता है। तो चाइना में औसतन यानी कि ऑन एन एवरेज अगर 1 लाख बर्थ होते हैं तो ओनली 50 वीमेन डाई, ऐसा एक फैक्ट है। जबकि इंडिया में 540 है बच्चों, ये 540, और पाकिस्तान में 500 है। यानी कि चाइना में MMR केवल 50 है, इंडिया में 540 और पाकिस्तान में 500, यानी कि इस एरिया में भी पाकिस्तान लीड करता है इंडिया से। अब आ जाते हैं पर पर्सन इनकम पर या GDP पर कैपिटा जिसे कहते हैं। तो ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा रहता है। 2003 के मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, आपको हमेशा कह रखा है कि आप अपडेट रहें, या तो नई बुक से पढ़ें या फिर गूगल कर लें ताकि आपको अच्छे से पता रहे इस बारे में। GDP पर कैपिटा की बात की जाए तो 2003 के अकॉर्डिंग चाइना की GDP पर कैपिटा है बेटा $5,003 है ना, जबकि इंडिया के लिए केवल अराउंड 3000 के आसपास है, 2892 फिगर है। पाकिस्तान में इससे भी कम है, $2097 है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, टॉपिक ही नहीं अगला इंडिकेटर है एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज, यानी कि साफ़ पीने का पानी कितने लोगों को अवेलेबल होता है। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक। यानी कि इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विच हैज़ रीजनेबल एक्सेस टू वाटर, यानी कि जैसे नल के थ्रू या हैंडपम्प के थ्रू या कुएं के थ्रू साफ़ पीने का पानी मिल सकता हो। और कितना पानी मिलना चाहिए, ऑन एन एवरेज कहा जाता है कि पर पर्सन पर डे 20 लीटर्स अगर उसे अवेलेबल होता है तो इस इंडिकेटर को अच्छा समझा जाता है। इंडिया में केवल 86% ऑफ पीपल हैव ए एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हियर पाकिस्तान लीड्स इंडिया, यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया से लीड करता है और वहाँ पर 90% पॉपुलेशन का एक्सेस है ड्रिंकिंग वाटर पर। चाइना में कम है, इंडिया से भी कम है, इवन 77% पॉपुलेशन हैव एक्सेस टू वाटर रिसोर्सेज। अब सैनिटेशन पर आते हैं, यानी कि साफ़ सफाई की बात करते हैं। साफ़ सफाई में भी बेटा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंडिया और चाइना से बेटर है। पाकिस्तान में 54% पॉपुलेशन हैव इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, यानी कि अच्छी साफ़ सफाई की वहाँ पर व्यवस्था है, जबकि इंडिया में केवल 30% जनसंख्या अच्छी साफ़ जगह पर रहती है और चाइना में 44% पॉपुलेशन क्लीन एरिया या सैनिटाइज्ड एरिया को एक्सेस करती है। यानी कि यहाँ पर भी पाकिस्तान लीड करता है। आप लोग ये नोटेड डाउन करते जाइएगा, इन विच एरियाज़ पाकिस्तान लीड टू इंडिया। अब अंडर नरिशमेंट की बात कर लेते हैं, मेल न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, यानी कि कुपोषित जनसंख्या कितनी है इन तीनों देशों में। तो सबसे कम कुपोषित बच्चों की यानी कि अंडर नरिश्ड सबसे कम पॉपुलेशन है चाइना में 12%, इंडिया में 21% और पाकिस्तान में केवल 20%। तो ये कुछ इंडिकेटर्स थे बेटा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बनाने में काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा बस 2-4 मिनट और पढ़ाऊँगा। एक लास्ट टॉपिक है लिबर्टी इंडिकेटर्स किसे कहा जाता है। लिबर्टी इंडिकेटर्स बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तरह ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं, है ना। केवल हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बेस पर ही सारी कहानी को नहीं समझा सकते हैं, है ना। उनके अलावा लिबर्टी इंडिकेटर्स भी होते हैं। लिबर्टी वर्ड से मतलब होता है फ्रीडम से, और इंडिकेटर मतलब जो इन्फॉर्मेशन को दिखाए, जो शो करे,
है ना, उसे इंडिकेटर कहा जाता है। तो इट में बी डिफाइंड एज ए मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन द सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। यानी कि लिबर्टी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि वहाँ पर रहने वाली जनसंख्या को कितना फ्रीडम है सोशल होने का, एज वेल एज कितना फ्रीडम है पॉलिटिकल डिसीजन लेने का। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर ओपनली अपने व्यूज़ को रिप्रेजेंट करने पर पाबंदी हो, है ना, या वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो लॉज हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता हो, कॉन्स्टिट्यूशन की जो राइट्स हैं वो पीपल को एंजॉय करने को नहीं दी जाती हो। तो ऐसी बहुत सारी अगर राइट्स का वायलेशन होता है तो कहा जाता है कि लिबर्टी इंडिकेटर्स उस नेशन में क्या हैं, कम हैं। तो हम इस टॉपिक के थ्रू ये कहना चाहते हैं बच्चों कि अगर लिबर्टी इंडिकेटर्स को भी अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के साथ जोड़कर पूरी कहानी को एक साथ समझा जाए तो इंडिया चाइना और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में मच बेटर परफॉर्मर है। क्योंकि जितनी फ्रीडम इंडिया में सोशली एज वेल एज पॉलिटिकल फ्रीडम यहाँ के पीपल को एंजॉय करने के लिए मिलती है, यानी कि व्यूज़ के राइट्स और अलग अलग डिफरेंट राइट्स, है ना, जैसे जुडिशरी राइट्स, बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो इंडियन पीपल को ज़्यादा एंजॉय करने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू चाइना एंड पाकिस्तान। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया इज़ ए मच बेटर परफॉर्मर इफ़ लिबर्टी इंडिकेटर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड वाइल स्टडिंग HDI। तो ये इस कहानी का कंक्लूजन था या इस टॉपिक का कंक्लूजन था। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में या एक लास्ट टॉपिक और आएगा इसमें जिसमें हम अप्रेजल पढ़ेंगे तीनों नेशंस के कि उनकी स्ट्रेटजीज़ में क्या कमियां रह गई, क्या अच्छी बातें रह गई। थैंक यू सो मच आज के लिए।